मैं डीएम झा। आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि आपको इस वीडियो से कुछ विशेष जानकारी मिली हो, अच्छा लगा हो, तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और यदि लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता थी, या ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं जो इस बात पे इम्फेसिस देता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जाके यस या नो लिखें, इसका एक ही तात्पर्य है, या एक ही उद्देश्य कह सकते हैं, कि मैं ये जान सकूं कि जो वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बनाया करता हूं, वो उनके लिए उपयोगी है या उपयोगी नहीं है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम कुछ बहुत आम वित्तीय धारणाओं पर थोड़ी गहरी बात करेंगे। हाँ। मतलब ऐसी मान्यताएं जो शायद हमें पता भी नहीं चलता, पर हमारे पैसे बचाने, निवेश करने या भविष्य की योजना बनाने के तरीके पर असर डाल रही होती हैं। हाँ, अक्सर लोग देखते हैं कि पर्याप्त बचत नहीं हो रही या टैक्स में गलतियां हो जाती हैं। स्वास्थ्य बीमा को लोग नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर भविष्य की योजना ठीक से नहीं बन पाती, करियर में कुछ गलत फैसले हो जाते हैं। और कई बार ये सब मुद्दे उन पुरानी धारणाओं की वजह से होते हैं जो मदद कम, नुकसान ज्यादा कर देती हैं। तो चलिए आज इन्हीं भ्रांतियों को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि आज के जमाने में ये कितनी सही हैं। हाँ। हमारा मकसद है इन मिथकों की सच्चाई जानना, ताकि हम सब बेहतर वित्तीय फैसले ले सकें। हाँ, तो पहली और बहुत आम धारणा, युवा और स्वस्थ लोगों को स्वास्थ्य बीमा की क्या जरूरत है। ये तो बहुत सुनने में आता है ना। लगता है कि अरे हम तो फिट हैं, क्यों फालतू पैसा दें। हाँ, ये सोच बहुत आम है और इसका कारण भी है। युवाओं को लगता है कि स्वास्थ्य समस्याएं अभी कहाँ आने वाली हैं, भविष्य का जोखिम दूर की बात लगती है। हम्म। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि बीमारी या दुर्घटना वो उम्र देख के नहीं आती, कभी भी हो सकती है। सही बात है। और इसका अंदाजा लगाना तो नामुमकिन है। स्वास्थ्य बीमा को सिर्फ तभी काम आने वाली चीज समझना जब बीमार हो, यही मतलब मूल गलती है। कम उम्र में बीमा लेने के फायदे हैं, एक नहीं कई। एक तो जैसे आपने कहा, प्रीमियम अक्सर कम होता है। हाँ। दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, आप वो प्रतीक्षा अवधि या वेटिंग पीरियड से जल्दी निपट लेते हैं। अच्छा, ये क्या होता है वेटिंग पीरियड? कई पॉलिसियों में कुछ खास बीमारियों के लिए, या अगर कोई पहले से स्वास्थ्य समस्या है, तो कवरेज शुरू होने में कुछ महीने या साल लग जाते हैं। हम्म। अगर आप यंग एज में पॉलिसी लेते हैं, तो जब तक वाकई जरूरत पड़े, ये अवधि अक्सर पूरी हो चुकी होती है। मतलब युवावस्था में हेल्थ इंश्योरेंस लेना सिर्फ इलाज के बिल की तैयारी नहीं है। ये असल में अपनी वित्तीय स्थिरता को, अपने फ्यूचर प्लान्स को अचानक आने वाले झटकों से बचाना है। ये एक जिम्मेदार कदम है, फिजूल खर्ची नहीं है। अब आते हैं दूसरी धारणा पर। ये भी बहुत मजबूत है कि रिटायरमेंट के बाद तो भाई सिर्फ सुरक्षित फिक्स्ड इनकम वाली जगहों पर ही पैसा लगाओ। इक्विटी मतलब शेयर बाजार, उससे तो दूरी रहो, जोखिम बहुत है। हाँ, और ये डर स्वाभाविक भी है, खासकर जब आप अपनी जिंदगी भर की कमाई को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तस्वीर थोड़ी बदल रही है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, आजकल लोग पहले से काफी ज्यादा लंबा जी रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो रिटायरमेंट के बाद का जीवन 20 साल, 30 साल या उससे भी ज्यादा का हो सकता है। हाँ। अब सोचिए, अगर आपका सारा पैसा सिर्फ एफडी या बॉन्ड्स में लगा है, जहां रिटर्न महंगाई दर के आसपास या कभी-कभी उससे कम भी होता है, तो क्या होगा? तो पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब आज जो रकम काफी लग रही है, वो 15-20 साल बाद कम पड़ जाएगी। बिल्कुल। इसे ही तो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। ये आपकी बचत की खरीदने की शक्ति, परचेजिंग पावर, को धीरे धीरे कम कर देती है। यहीं पर इक्विटी की भूमिका आती है, लेकिन समझदारी से। ऐसा नहीं कि सारा पैसा शेयरों में लगा दें, वो रिटायरमेंट में वाकई जोखिम भरा हो सकता है। हाँ, वो तो है। लेकिन रणनीति ये होनी चाहिए कि पोर्टफोलियो का एक हिस्सा, शायद वो पैसा जिसकी जरूरत आपको अगले 5 या 10 साल में नहीं पड़ने वाली, उसे इक्विटी या अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाया जाए। लंबी अवधि में इक्विटी में महंगाई को मात देने की और बेहतर रिटर्न देने की क्षमता होती है। तो ये कहना कि रिटायरमेंट मतलब इक्विटी से बिल्कुल दूरी शायद आज के समय में ठीक नहीं है। चलिए, अब एक टैक्स से जुड़े मिथक पर आते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि भाई अगर हमारी आय टैक्सेबल लिमिट से कम है, मतलब कोई टैक्स देना ही नहीं है,
तो इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की झंझट क्यों पालें? हाँ, ये धारणा काफी फैली हुई है, लेकिन कई मामलों में ये महंगी पड़ सकती है। टैक्स देनदारी शून्य है, इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि ITR फाइल करना बेकार है या जरूरी नहीं। कई ऐसी स्थितियां हैं जहां फाइल करना फायदेमंद या जरूरी हो जाता है। जैसे कि क्या फायदे छूट सकते हैं अगर फाइल न करें तो? देखिए, सबसे आम फायदा है TDS रिफंड। अच्छा। अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है, लेकिन कहीं आपका TDS कट गया है, जैसे बैंक ने ब्याज पर काट लिया या किसी क्लाइंट ने पेमेंट पर काट लिया, हाँ, होता है। तो वो पैसा वापस पाने का एक ही तरीका है ITR फाइल करना। अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो अपना ही पैसा सरकार के पास छोड़ देंगे। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। दूसरा, मान लीजिए आपको किसी साल शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड बेचने से नुकसान हुआ, कैपिटल लॉस, तो उस नुकसान को आप अगले 8 सालों तक होने वाले मुनाफे से एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आपका टैक्स कम हो जाता है। लेकिन इस नुकसान को आगे ले जाने के लिए, मतलब कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, आपको उस साल का ITR समय पर फाइल करना जरूरी है जिसमें नुकसान हुआ था। अच्छा, तो रिफंड और नुकसान को आगे ले जाने के लिए ये जरूरी है। और कोई वजह? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण वजह है। ITR आपकी आय का एक पक्का सबूत होता है। जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं या कोई बड़ा लोन लेने जाते हैं, जैसे होम लोन या कार लोन, हाँ। तो बैंक या दूतावास अक्सर पिछले 2-3 सालों के ITR की कॉपी मांगते हैं। अगर आपने फाइल नहीं किया है तो आपको अपनी आय साबित करने में दिक्कत आ सकती है। ओ। इसलिए भले ही टैक्स न बन रहा हो, ITR फाइल करना एक अच्छी वित्तीय आदत है और कई बार बहुत जरूरी भी। अक्सर सलाह मिलती है कि होम लोन को जल्दी चुकाने मतलब प्री पेमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि उस पे टैक्स बेनिफिट मिलता है ना? मूलधन पर भी, ब्याज पर भी। तो क्यों ना इस फायदे को लंबे समय तक उठाया जाए? देखिए, ये सलाह पहले ज्यादा मायने रखती थी, लेकिन हाल के जो टैक्स बदलाव हुए हैं उन्होंने इसका गणित काफी बदल दिया है। खासकर जो नई टैक्स व्यवस्था आई है, द न्यू टैक्स रिजीम। हाँ। जो लोग नई व्यवस्था चुनते हैं उन्हें होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट, सेक्शन 24B, उसका लाभ मिलता ही नहीं है। अच्छा। और जो मूलधन पर छूट मिलती है, सेक्शन 80C में, हाँ। उसकी लिमिट में पहले से ही इतने सारे निवेश आ जाते हैं, PF, बीमा, ELSS वगैरह, कि हो सकता है आपको होम लोन के मूलधन की छूट की अलग से जरूरत ही ना पड़े। मतलब नई टैक्स व्यवस्था में तो ये टैक्स बचाने वाला तर्क वैसे ही कमजोर हो गया है। काफी हद तक, हाँ। और जो लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था में हैं, उन्हें भी हिसाब लगाना चाहिए। प्रीपेमेंट ना करने का फैसला सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं होना चाहिए, इसके दूसरे पहलू भी हैं। जैसे? होम लोन प्रीपेमेंट का सबसे बड़ा फायदा है ब्याज की भारी बचत। लोन जितना लंबा चलता है, आप उतना ही ज्यादा ब्याज चुकाते हैं, कई बार तो मूलधन से भी ज्यादा। हाँ, ये तो है। दूसरा, कर्ज से मुक्त होने की जो मानसिक शांति मिलती है, तनाव कम होता है, उसका कोई मोल नहीं है। इसलिए फैसला करने से पहले अपनी टैक्स व्यवस्था देखें, लोन की ब्याज दर क्या है, क्या आपके पास अतिरिक्त पैसा है और आपकी अपनी प्राथमिकताएं क्या हैं, इन सबको तौलना चाहिए। अब एक ऐसी धारणा पर आते हैं जो भविष्य की योजना से जुड़ी है, वसीयत, विल जिसे कहते हैं। अक्सर लगता है कि ये तो सिर्फ बुजुर्गों का काम है या जिनके पास बहुत सारी जायदाद हो। युवाओं को या जिनके पास बहुत संपत्ति नहीं, उन्हें भला इसकी क्या जरूरत? ये धारणा बहुत सीमित है और दुख की बात है कि इसकी वजह से बाद में कई परिवारों में बेवजह के झगड़े और परेशानियां होती हैं। सच्चाई ये है कि कोई भी वयस्क व्यक्ति जिसके पास किसी भी तरह की संपत्ति है, किसी भी तरह के, हाँ, चाहे वो बैंक खाता हो, छोटा मोटा निवेश हो, कोई गाड़ी हो, PF का पैसा हो, या यहाँ तक कि आजकल महत्वपूर्ण डिजिटल संपत्ति भी होती है। डिजिटल संपत्ति जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स, कोई ब्लॉग चलाते हैं, डोमेन नाम है, ऑनलाइन कंटेंट है, ये सब भी अब संपत्ति है। हाँ, ये पहलू दिलचस्प है। ये आजकल वाकई महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल। तो जिसके पास भी कुछ भी संपत्ति है, उसे वसीयत बनाने पर गंभीरता से सोचना चाहिए। वसीयत ये पक्का करती है कि आपके न रहने पर आपकी संपत्ति का बंटवारा आपकी इच्छा के अनुसार हो, न कि सिर्फ कानून के तयशुदा नियमों के हिसाब से, जिसमें कई बार बहुत समय और उलझनें आ सकती हैं। ये आपके प्रयोजनों को बाद की कानूनी लड़ाइयों, खर्चों और मानसिक तनाव से बचाती है। एक और आम सोच है कि अगर मैंने एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर या सलाहकार रख लिया है तो बस मुझे अपने निवेशों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब वो ही देख लेगा। क्या ये नजरिया सही है? ये एक बहुत अहम सवाल उठाता है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर पैसा किसका है और वित्तीय लक्ष्य किसके हैं? हमारे। बिल्कुल, पैसा आपका है, सपने आपके हैं। एक अच्छा भरोसेमंद फाइनेंशियल प्लानर आपको विशेषज्ञ सलाह दे सकता है, बिल्कुल।
वो आपकी रिस्क लेने की क्षमता और लक्ष्यों के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकता है, बाजार पर नजर रख सकता है, लेकिन वो आपकी जगह फैसले नहीं ले सकता, न ही उसे लेना चाहिए। अंतिम जिम्मेदारी हमेशा निवेशक ही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लानर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर प्लानर रखने का फायदा क्या हुआ? नहीं, आंख बंद करके भरोसा नहीं। फायदा है उनकी विशेषज्ञता का, उनके मार्गदर्शन का, जिम्मेदारी सौंपने का नहीं। नियमित रूप से अपने प्लानर के साथ बैठें, अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें, सवाल पूछें, समझे कि रिटर्न क्यों कम या ज्यादा है, जरूरत पड़े तो रणनीति में बदलाव पे चर्चा करें। प्लानर के सुझावों को समझें, लेकिन अंतिम फैसला सोच समझकर आपका होना चाहिए। शायद थोड़ी व्यक्तिगत लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, कई लोग अपने जीवन साथी या पार्टनर से अपने वित्तीय मामलों का पूरा ब्यौरा छिपाते हैं। बैंक खाते, पासवर्ड, निवेश, कर्ज। शायद लगता है कि ये निजी जानकारी है, या पार्टनर को चिंता नहीं देना चाहते, या शायद विश्वास की कमी होती है। इसके क्या जोखिम हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पारदर्शिता की कमी भविष्य में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को अचानक कुछ हो जाए, कोई गंभीर बीमारी या दुर्घटना, और उसके पार्टनर को वित्तीय स्थिति की कोई जानकारी ही ना हो। हे भगवान! कहाँ पैसा रखा है, कौन सी बीमा पॉलिसी है, कितना कर्ज है, कहाँ निवेश किया है, ऑनलाइन खातों के पासवर्ड क्या हैं, अगर ये सब नहीं पता, तो जो पीछे रह गया है वो व्यक्ति भावनात्मक दुख के साथ साथ भयानक वित्तीय उलझन और असहायता में फंस सकता है। ये स्थिति तो वाकई बहुत डरावनी और दर्दनाक हो सकती है, खासकर उस मुश्किल घड़ी में। बिल्कुल। बिलों का भुगतान रुक सकता है, जरूरी पैसों तक पहुंच नहीं हो पाएगी, हो सकता है कर्ज की जानकारी ना होने से कानूनी दिक्कतें आ जाएं। जानकारी छिपाना उस व्यक्ति के साथ अन्याय है जिसके साथ आप अपना जीवन साझा कर रहे हैं। इसके उलट, अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे की वित्तीय स्थिति, निवेश, देनदारियों और जरूरी पासवर्ड से अवगत हैं, जिन्हें बेशक सुरक्षित तरीके से साझा किया गया हो, तो किसी भी मुश्किल स्थिति में वे एक दूसरे का और परिवार का सहारा बन सकते हैं। इन पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाकर और उन्हें चुनौती देकर ही हम स्पष्ट, सूचित और बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। इससे न केवल पैसे बचाने और जोखिम कम करने में मदद मिलती है, बल्कि एक ज्यादा स्थिर और सुरक्षित वित्तीय भविष्य की नींव भी रखी जा सकती है।